कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो। ड्यूटी के दौरान आपने अपने आप को किस तरीके से ऐसा मैनेज किया कि आप सारी परीक्षाएं जो अभी तक हुई हैं इनमें अपना चयन कर पाए? तो मैंने झूठ बोला कि मेरा आरोप में निकल रखा, कि अगर मैं सस्पेंड नहीं होता तो शायद मैं ये तैयारी नहीं कर पाता। उन 6-7 महीने में हमने ऐसे पढ़ा कि उसके बाद जितने भी पेपर हुए सारे निकले। अगर आपने पैटर्न को पकड़ लिया ना, सर आपसे कोई गाड़ी आ रही है रात के 2 बजे भी, तो 2 बजे भी हमें तैयार रहना पड़ता है। घोड़ों के साथ फर्स्ट आने से बढ़िया है आप घोड़ों के साथ लास्ट आइए। बिल्कुल। हेलो और नमस्कार उत्तराखंड, मेरा नाम है मुकुल और आप देख रहे हैं माई टॉक शो। दोस्तों, आज मेरे साथ एक बहुत ही खास मेहमान यहाँ पर बैठे हैं। दरअसल बहुत ही रिक्वेस्ट के बाद आज संडे को टाइम मिला है इनके साथ बैठने का। इनके बारे में मैं आपको छोटा सा परिचय दे देता हूँ। वर्तमान में आबकारी में होने के बावजूद इन्होंने उत्तराखंड की जो सभी परीक्षाएं भी हाल फिलहाल में हुई हैं उन सभी में अपना स्थान प्राप्त किया है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। धन्यवाद मुकुल भाई। सबसे पहले तो मुकुल भाई मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा जी। जिस प्रकार से आपने जो ये मुहिम छेड़ी है जी, नई नई प्रतिभाओं को लोगों से रूबरू कराने का जो आपने ये जो मुहिम छेड़ी, इसके लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दरअसल आप अपना इंट्रोडक्शन खुद ही दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुर्सी में बैठने वाला कोई भी मेहमान परिचय का मोहताज नहीं होता है। तो आप एक बार दर्शकों को अपने बारे में कुछ बताएंगे? जी मुकुल भाई, मेरा नाम प्रदीप दयाल है जी और मैं जौनसार बावर के बिसोई गांव से खत बेलाड़ जी एक जगह है वहाँ से बिलोंग करता हूँ जी। और मेरी प्रारंभिक जो शिक्षा है वो गांव में ही हुई, बिसोई से ही हुई जी। उसके बाद नागठात एक जगह है, 11th-12th मेरा वहाँ से हुआ और उसके बाद ग्रेजुएशन जो है वो राज्य के सबसे बड़े महाविद्यालय DAPG कॉलेज से हुआ, देहरादून से हुई। देहरादून से। मतलब जो आपकी प्रारंभिक शिक्षा हुई है 12वीं तक वो जौनसार ग्रामीण से हुई? हाँ, ग्रामीण क्षेत्र, अपने गांव से हुई, प्रॉपर अपने गांव ग्रामीण से हुई, बिल्कुल। और वर्तमान में आप किस डिपार्टमेंट में हैं? वर्तमान में मैं आबकारी विभाग में कांस्टेबल के पद पर तैनात हूं। बिल्कुल। प्रदीप भाई, शुरुआत से शुरू करेंगे। दरअसल आप ये बताइए हमें कि आपने तैयारी अपनी जो शुरू करी थी वो कब से करी थी? मुकुल भाई, दरअसल तो तैयारी जो मैंने है, पहले मैंने सेंटर की तैयारी करी जी। 2017-18 में मेरा CPUSI में हुआ था, ये करणपुर में एक इंस्टीट्यूट है अमेजन करके, वहाँ से लगभग 67 या 68 बच्चे निकले थे जी। तो उसमें मैं भी था CPUSI में जी। तो मेरी आई साइड थोड़ी वीक थी तो इसलिए मैं मेडिकल में रह गया था। उसके बाद मैंने ग्रुप C में आना शुरू करा। ग्रुप C में कब से आए? ग्रुप C में मैं लगभग 18-19 के आसपास में ग्रुप C में आ गया था। 2019 के आसपास। थोड़ा सा ये हुआ कि सेंटर की जब मैंने तैयारी करी तो सेंटर में क्या होता है कि सिलेबस थोड़ा लेंदी होता है और यहाँ सिलेबस थोड़ा कम होता है। तो उस चीज़ का मेरे को एडवांटेज मिला। एक तो हम हिंदी माध्यम से रहे हैं और वहाँ हमने इंग्लिश हमारे लिए बहुत टफ पड़ जाती थी। उसके बावजूद भी मैंने लगभग 1 साल तक मैंने आशीष सर एकेडमी सुना होगा आपने, वहाँ मैंने कोचिंग करी और मैंने इंग्लिश में बहुत अच्छी कमांड कर दी थी। लेकिन मेरी आई साइड वीक थी तो उसके बाद में क्या कहते हैं अपने उत्तराखंड की राज्य स्तर की तैयारी में आ गया। मैं समझ गया। देखिए प्रदीप भाई, मैं क्योंकि दरअसल हम भी इसी फेज में हैं तो हम इस चीज़ को जानते हैं कि जब आप सेंटर की तैयारी करते हो भी CPO की, जहाँ पर मेंस पेपर में आपको इंग्लिश का बहुत ज़्यादा वेटेज रहता है, तो आपने इस तरफ आने का अपना ख्याल कैसे बनाया? क्योंकि आपके पास सेंटर में ऑप्शन थे, CGL था आपके पास, ऐसा तो था नहीं कि CPO में मेडिकल होता है। CGL की तरफ क्यों नहीं गए आप? CGL की तरफ इसलिए नहीं मैं गया मुकुल भाई कि मैं था आर्ट्स बैकग्राउंड से। अच्छा, आर्ट बैकग्राउंड से, ठीक है। तो CPO में मेंस जो होता है वो 200 नंबर का सिर्फ इंग्लिश में होता है। हाँ जी, और उस दौरान CGL में ऐसे होता था कि CGL में 200 नंबर का इंग्लिश और 200 नंबर का मैथ्स था। अच्छा। तो मैथ्स में थोड़ा हाथ कच्चा था तो इसलिए मेरे को लगा कि अपने राज्य स्तरीय जो परीक्षाएं हैं वहाँ ज़्यादा सही रहेगा। ठीक। तो प्रदीप भाई, जैसे कि आपने यहाँ से स्टार्ट करा 2019 से, सबसे पहले आपने कौन सी परीक्षा दी थी और कहाँ से आपको मतलब ये सफलता मिलना शुरू हुआ? तो पहला मेरा जो पेपर है मुकुल भाई, वो क्या कहते हैं हाई कोर्ट का पेपर था एक। अच्छा। तो हाई कोर्ट या जुडिशरी वाला वो वाला पेपर था। तो उसमें मेरे ज़्यादा कुछ बढ़िया नंबर थे नहीं जी। लेकिन उसके बाद मुझे ये समझ आ गया था, एक्चुअल में ये था कि जब हमने सेंटर की तैयारी करी है तो वहाँ हम इंग्लिश की SP बख्शी, रेनन मार्टिन, अजय कुमार, KD कैंपस बाई नीतू सिंह, ऐसी किताबें जब हमने पढ़ी तो यहाँ जब मैंने परीक्षा वाणी अजय रावत, अपनी लूसेंट GS नॉर्मली जो बुकें हैं तो मेरे को ज़्यादा मुश्किल ये लगा नहीं। ठीक। तो मैंने अपने साथी दोस्तों से जो भाई इस फील्ड में मेरे से बेहतर थे उनसे मैंने सलाह मशवरा करके एक बार सिलेबस जो क्या है उसके मुताबिक मैंने जब सही मार्गदर्शन में मैंने जब पढ़ाई करी तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। और उसके बाद जैसे ही मैंने फॉरेस्ट गार्ड दिया, फॉरेस्ट गार्ड निकला, उसके बाद कनिष्ठ सहायक 746 कनिष्ठ सहायक निकला, उससे पहले आबकारी RTO निकला जी। अभी वर्तमान में इससे पहले पटवारी निकला, अभी वीडियो है तो वीडियो भी निकला और आगे भी प्रयास जारी है। मतलब आबकारी से पहले, मतलब जब आप आबकारी में आए, ठीक है, आबकारी डिपार्टमेंट में आपको कितना समय हो गया लगभग? आबकारी में मेरे को
2 साल होने वाला है मुकुल भाई। मैं नवंबर 2021 की हमारी ज्वाइनिंग है। 2 साल होने वाले हैं। हाँ, 2 साल। और हाल ही में मैं देख पा रहा हूँ ये परीक्षाएं जो आपकी 6-7 महीने पहले हुई है, तो ड्यूटी के दौरान आपने अपने आप को किस तरीके से ऐसा मैनेज किया कि आप सारी परीक्षाएं जो अभी तक हुई हैं इनमें अपना चयन कर पाए? एक तो मुकुल भाई मैं थोड़ा सा पर्सनली अनुभव शेयर करना चाहूँगा जी। मेरी इस छोटी सी नौकरी में, 2 साल की नौकरी में, मेरे को निलंबित, सस्पेंड होने का भी सौभाग्य मिला है। अच्छा। सौभाग्य इसलिए बताऊंगा क्योंकि अगर मैं सस्पेंड नहीं होता तो शायद मैं ये तैयारी नहीं कर पाता। अच्छा, आप सस्पेंड हुए? हाँ, मैं 2021 में मेरी पोस्टिंग पहले ही, मेरे जो ट्रेनिंग के बाद जो पहली मेरी तैनाती थी तो हरिद्वार जनपदीय प्रवर्तन में थी। फ्लाइंग एक होता है, अलग अलग होता है, तो उसी में था, मेरी फ्लाइंग में मेरी ड्यूटी थी। तो हमारे यहाँ एक नियम होता है कि अगर शराब पीने से कहीं कैजुअलिटी हो जाती है तो जो पूरा मतलब जो डिपार्टमेंट होता है वो निलंबित हो जाता है। जी जी। तो उसी का पार्ट्स में भी था, मेरी ड्यूटी वहाँ थी, तो स्वाभाविक था कि मेरा भी सस्पेंड होना था। अब क्या हुआ, जब मैं सस्पेंड हुआ मुकुल भाई, देखो बुरा तो सभी को लगता है, घर वाले भी परेशान थे। ज़्यादा बुरा इसलिए लगा मैं क्योंकि नए बैच जो था हमारे साथ वाला, उनमें से सिर्फ मैं ही एक बंदा था जो मैं सस्पेंड था। अब सस्पेंड हुआ, वहाँ से रूम छोड़ा तो बहुत सारी दिमाग में आ रही थी बातें कि अरे क्या होगा, कैसे होगा। घर वाले भी परेशान थे कि भाई कैसे चलेगा, और दोस्तों के फोन भी बहुत आ रहे थे कि यार क्या होगा, ये हो गया। उस दौरान देखो 2-3 चीज़ें सीखने को मिली मेरे को पर्सनली, मैं आपको बताऊंगा कि उस दौरान ऐसा हुआ कि बहुत सारे फोन ऐसे भी आए कि जो मजा लेने के लिए होते हैं, यार ये तो सस्पेंड हो गया, ये हो गया। लेकिन उस दौरान क्या अपना संयम बनाए रखा मैं रात को ऐसी यूट्यूब देख रहा था, तो उसमें मैंने देखा कि रामधारी सिंह दिनकर जी की रश्मि रथी की कुछ लाइनें हैं, उससे मैं बड़ा मोटिवेट हुआ कि सच्चा विपत्ति जब आती है कायर को ही दहलाती है, सुरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। क्या तो इसी जोश खरों के साथ में अपना देहरादून आया और मैंने रात दिन पढ़ना शुरू कर दिया। तो कितने टाइम आप सस्पेंड रहे लगभग 2021 में जब आप सस्पेंड हुए? लगभग मैं 4 महीने में सस्पेंड रहा, और 4 महीने जब मैं सस्पेंड आया, जब मैं दोबारा देहरादून आया, मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन करी। अच्छा। उस दौरान राहुल नेगी, भाई वैसे तो परिचय के मोहताज है नहीं, उनको लगभग ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो उनको जानता ना हो। ठीक है। तो उन्होंने उस दौरान मेरा बहुत साथ दिया, उन्होंने मतलब कुछ भी जो बात है या चाहे प्रैक्टिस सेट है, उन्होंने लगातार मेरे को भेजते थे, गाइड भी करते थे कि यार भाई ऐसे पढ़ो, ये करो, वो करो। तो बाकी तैयारी थी और पहले का पढ़ा हुआ भी था, ऐसा भी नहीं था कि भाई शुरू से हमें 0 से शुरू करना था। पिछला अनुभव भी था और वो काम आए, और हम आज ये है कि भाई जो भी परीक्षाएं हो रही है उसमें अपना दे पा रहे 100%। देखिए, प्रदीप से बातें जारी रहेंगी। इसी के साथ जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, देखिए बहुत स्ट्रगल इनका रहा, आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इन्होंने अपनी तैयारी करी और आज यहाँ पर ये बैठे हैं। तो जितने भी व्यूअर देख रहे हैं, मैं उनसे एक ही अपील करना चाहूँगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि दरअसल ऐसे ही स्टोरी मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड से लेकर पूरे भारत तक पहुँचे, ताकि आप जैसे लोग भी इंस्पायर हों और आपको यहाँ बैठने का सौभाग्य प्राप्त हो। तो प्रदीप भाई, जब आप सस्पेंड हुए तो आपने इसको एज अ अपॉर्चुनिटी लिया कि कितना मेंटल प्रेशर था आपके ऊपर, घर से लेकर, दोस्तों से लेकर, मतलब कैसा ये रहा आपका अनुभव? देखो मुकुल भाई, मेंटली प्रेशर भी थोड़ा था, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें होती है। बिल्कुल बिल्कुल। कई लोगों ने ऐसे भी आरोप लगाए, एलिगेशन लगाए कि भाई इन्होंने भ्रष्टाचार करा है, ये करा है, लेकिन वो बात तो हमें बताती ना कि भाई हमें क्या था। तो उस दौरान मैं आपको मतलब उन सभी को एक संदेश देना चाहूंगा। हरिवंश राय बच्चन जी की एक पंक्तियां है कि चरित्र जब पवित्र है तो क्यों ये दशा तेरी, पापियों को हक नहीं कि ले वो परीक्षा तेरी। बिल्कुल। तू खुद की खोज में निकल, तू किस लिए हताश है, तू चल तेरे वजूद की समय को भी तलाश। बहुत बढ़िया प्रदीप भाई, देखो यहाँ पर बैठे हैं, यूं ही नहीं है यहाँ पर बैठे हैं, इनकी पंक्तियों को सुनकर आप समझ सकते हैं कि किस गहराई से इन्होंने किताबों को पढ़ा है। दरअसल आप सभी लोगों ने ये राइटर पढ़े होंगे, अपने सिलेबस में पढ़े होंगे। सीधा मुद्दे पर आते हैं। प्रदीप भाई, जब आपने तैयारी करी तो किस माध्यम को आपने चुना, किस तरीके से आपने तैयारी शुरू करी? मतलब एक होता है ना कि आप कोचिंग जाते हैं या फिर सेल्फ स्टडी करते हैं, किस माध्यम को आपने चुना तैयारी के लिए? देखिए मुकुल भाई, जब मैं सेंटर की तैयारी छोड़ने के बाद सीधा मैं इधर आया, तो जीएस में कला संवर्ग का छात्र था, तो मेरे को जीएस में ज़्यादा समस्या थी नहीं। मेरे को यहाँ जो ज़्यादा फोकस करना था उत्तराखंड और हिंदी में करना था। अब हिंदी माध्यम से पढ़े तो हिंदी में भी वैसे समस्या थी नहीं, और उत्तराखंड में मेरा जो फ्रेंड सर्कल था जो मेरे से उस फील्ड में बेहतर थे, मैं कुछ दोस्तों के नाम भी लेना चाहूँगा जिनके योगदान के बदौलत मैं यहाँ पर हूँ। बिल्कुल। बहुत सारे दोस्त हैं हमारे, जैसे राहुल भाई हो गया, हिमांशु कठेत हो गया, विमलेश नेगी हो गया, धीरज पाल हो गए और रॉबिन चौहान हो गए। ये ऐसे नाम है, मैं बोल रहा हूँ, ये ऐसे नाम है जिनको हर कोई जानता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने खुद अपने आप में ये चीज़ देखी। देखिए, अगर आपको किसी ना किसी फील्ड में अगर आपको चरम
चरम सीमा पर पहुंचना है तो आपका फ्रेंड्स जो सर्कल है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही वो बात बोलते हैं, एक मेरा बहुत फेमस डायलॉग में बार बार बताता रहता हूँ कि गधों के साथ फर्स्ट आने से बढ़िया है आप घोड़ों के साथ लास्ट आइए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत कुछ तो सीखने को बहुत कुछ सीखने को मिला, इन लोगों के साथ रहा। और वो होता है कि भाई खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। बिल्कुल, तो वैसी स्थिति हुई ये है। देखिए प्रदीप भाई, आप बहुत खुश मिजाज के हैं और आपकी बातों से भी लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब यहाँ पर पहुँचने के साथ साथ आपकी ज़िंदगी में स्ट्रगल भी रहा है। प्रदीप भाई, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है, क्योंकि देखो आप भी जानते हो इस समय बहुत से छात्र ऐसे हैं, कुछ नंबरों से रुक रहे हैं या फिर लाइब्रेरियों में दिन रात पढ़ रहे हैं, उनका चयन नहीं हो पा रहा है। आपने ऐसा क्या पढ़ा कि आप तैयारी के दौरान भी, आप मतलब जॉब के दौरान भी आप तैयारी कर पाए और इस तरीके से कर पाए कि आप हर परीक्षा में अपना स्थान हासिल कर पाए? देखिए मुकुल भाई, सीधा सा मैं तो ये मानता हूँ कि सबसे पहले एक राहुल नेगी बहुत बढ़िया बात बोलते हो कि हमेशा पैटर्न को पकड़ो। जी। अब देखो यहाँ दो आयोग परीक्षाएं करा था, यूके ट्रिपल एससी और यूके पीएससी। जी। तो यूके ट्रिपल एससी में क्या होता है कि यूके ट्रिपल एससी में सिंपल होता है कि उनका परीक्षा वाणी का ज़्यादा रोल रहता है। जी। और अजय रावत का ज़्यादा रोल रहता है। जी। हिंदी में भी वो देखो, जैसे मार्केट में आजकल एक राजपाल सिंह करके बहुत बढ़िया बुक है, जी। वो पढ़ लिया आपने, और उनका एनसीईआरटी में जो 11वीं 12वीं की एनसीईआरटी वाली बुक है, सीधा वहीं से वो क्वेश्चन उठाते हैं। जी। और पत्रकारिता के लिए भाषा और अभिव्यक्ति माध्यम। जी। अगर हम यूकेपीएससी को देखें तो यूकेपीएससी में हरदेव बारी, पृथ्वीनाथ पांडे, इन किताबों का हिंदी में बहुत बड़ा रोल हो जाता है, और उनका जीएस का जो स्टैंडर्ड वो भी थोड़ा सही रहता है। जी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि भाई जिस चीज़ की हम तैयारी कर रहे हैं, भाई आयोग कौन सी किताबों को प्रीफर ज़्यादा दे रहा है। जी। पैटर्न क्या है, सबसे बड़ी बात है पैटर्न को पकड़ना चाहिए। पैटर्न को पकड़ना। अगर आपने पैटर्न को पकड़ लिया ना तो आपके लिए वो वहाँ पर नंबर ज़्यादा लाने बहुत आसान हो जाएगा। जी। तो हमने यही करा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ा, पैटर्न देखा, भाई यूके ट्रिपल एससी कहाँ से चीज़ें क्या पूछ रहा है, भाई जो हमारे पहुंच से बाहर है, जो अपने साथ के जो हमसे फील्ड में उस बेहतर है, उनसे पूछा कि दादा यार ये बताओ ये क्वेश्चन कहाँ से आ रखा है। अभी देखा होगा आपने सचिवालय रक्षक में एक सत्य धर्मणि प्रकाश सभा है, बिल्कुल वो नया क्वेश्चन दिखा, कहीं मिला नहीं। तो मैंने शुभम को बोला कि यार शुभम कटेत जिनका आपने इंटरव्यू लिया, उन्होंने बोला कि दादा ये यूकेपीडिया से है। शुभम का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आई बटन पर लिंक आ रहा होगा, आप वहां जाकर शुभम का वीडियो देख सकते हैं। हाल ही में शुभम ने उत्तराखंड पुलिस में नंबर 1 रैंक हासिल की थी। इसके अलावा शुभम कठैत लेखपाल पटवारी में चौथे नंबर पर थे, देहरादून से। हाँ जी, तो शुभम से आपने पूछा तो वहाँ से आपको किस तरीके से? हाँ, शुभम ने तुरंत बताया कि दादा हमसे तो खैर जूनियर है और बड़े रिस्पेक्ट करता है बेचारा, तो उन्होंने बोला कि दादा ये वहाँ यूकेपीडिया से था। तो मैंने उसी दौरान यूकेपीडिया ली और मैंने मतलब 6-7 दिन में मैंने उसको पढ़ दिया था, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ वीडियो जो स्नातक स्तरीय जो परीक्षा थी, यहाँ पर एक एक नंबर का बहुत बड़ा अब एक नंबर में या तो सीधा 4200 था या तो 2400 या तो फिर नीचे भारी है। तो ये था, प्रयास करा था 4200 का, लेकिन वो नहीं हो पाया, लेकिन अभी भी प्रयास जारी है और आगामी जो भी पेपर होंगे हार नहीं मानने वाले को कहने का मतलब ये। तो फिलहाल आपने कौन कौन सी परीक्षा में अपना चयन हासिल करा है, आपका रीख से पहले और उसके बाद? देखो सबसे पहले तो फॉरेस्ट का रिजल्ट आया था, फॉरेस्ट में भी मेरा फाइनल चयन हो गया 2019। उसके बाद 22 मार्च के आसपास आबकारी में भी, आबकारी आरटीओ दोनों आ गया था नाम, इसमें भी कहीं सहायक में आया, पटवारी में आया और फिर वीडियो में आया। लेकिन मुकुल भाई मैं एक बात और क्लियर कर दूं कि मैं देख रहा हूँ जब बच्चे बेचारे बोलते हैं कि यार सीटें खराब कर दी, तो मैंने किसी भी, अगर मेरे इतने चयन हुए, मैंने सीट खराब करी, सीट कहीं भी मैंने खराब नहीं करी। फॉरेस्ट गार्ड में मैंने लिख के दिया कि भाई मेरा चयन जो है निरस्त करा जाए। कन्हैया साहब में मैंने कल ही फेसबुक पे पोस्ट डाली थी कि भाई मेरा चयन निरस्त कर दिया जाए। पटवारी में भी मुझे था कि भाई मैं स्नातक स्तरीय परीक्षा में अच्छा करूंगा, तो इसलिए मैं दौड़ने ही नहीं गया। मेरा टिहरी से था, तो डिस्ट्रिक्ट कैडर था, मैंने कहा टिहरी कौन जाएगा, मैंने कहा, तो इसलिए मैंने रनिंग ही नहीं की। अच्छा, आप टिहरी से बिलोंग करते हैं? नहीं हूँ, मैं चक्रोता जौनसर भावर से, लेकिन फॉर्म मेरा जो था वो मैंने टिहरी से भरा था। तो पटवारी की आपने दौड़ नहीं दी? हाँ, दौड़ नहीं दी। मैंने कहा क्यों, जब जाना ही नहीं था, मेरा था ही नहीं ऐसा कि मेरे को पटवारी ज्वाइन करना है। प्रदीप के बारे में एक बात बता दूं, कल ही जब मेरी प्रदीप से बात हो रही थी फेसबुक पर, तो वहीं से कांटेक्ट हुआ मेरा, उनसे मैंने इनसे संपर्क करा, फेसबुक से मैंने इनसे संपर्क करा और वहीं पर इनसे बातचीत हुई थी। और उसी दौरान मैंने इनकी प्रोफाइल पे एक पोस्ट देखा था, बहुत ही अच्छा पोस्ट वो लगा था, क्योंकि दरअसल उत्तराखंड में आज के लिए चल रहा है कि आप एक पोस्ट ना खराब करें। तो इन्होंने अपनी तरफ से स्वयं एक शपथ पत्र लिखकर आयोग को दिया है कि जो मेरी कनिष्ठ सहायक की सीट है वो व्यर्थ ना कर किसी एक अभ्यर्थी को दी जाए जो वेटिंग में काम कर रहा है। प्रदीप भाई, आपसे एक चीज़ और जाननी है, क्योंकि दरअसल बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं लाइब्रेरियों में दिन रात पढ़ रहे हैं, फिर भी सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जैसा मैं पहले बोल चुका हूँ, आप ड्यूटी के दौरान पढ़ाई को कैसे मैनेज करते थे? मतलब क्या शेड्यूल रहता था, क्योंकि आपकी 8 से 10 घंटे की ड्यूटी रहती होगी, जाहिर सी बात है। उसके दौरान आप कैसे पढ़ाई करते थे? देखो मुकुल भाई, हमारी बेल्ट की नौकरी है और आपको तो बताइए बेल्ट की नौकरी
बड़ी टफ होती है। अगर रात के 2 बजे भी फ़ोन आ गया कि भाई अवैध सर आपसे कोई गाड़ी आ रही है रात के 2 बजे भी, तो 2 बजे भी हमें तैयार रहना पड़ता है। लेकिन जब आपके अंदर जुनून हो, कुछ जज्बा हो करने का, तो मायने नहीं रखता। मैं ऑफिस में भी कभी जैसे होता था तो ऑफिस में भी मैं पढ़ने लग जाता था, और भाई मेरे साथ वाले जो स्टाफ थे, ऋषिकेश में जो स्टाफ था, उन्होंने भी बहुत हेल्प करा। जब उन्होंने पता था कि भाई ये पढ़ने वाला है तो मेरे को डिस्टर्ब नहीं करते थे, वो खुद ही बोलते कि चल समय नहीं है तो पढ़ ले जी। और साथ साथ में जब भी समय मिलता था तो अपने आप को कंसिस्टेंट बनाए रखा। बिल्कुल। तो ये है, देखो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी फील्ड में आप कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी है। अगर आप ये है कि आपने 7 दिन पढ़ा और आपने 5 दिन का गैप ले लिया तो फिर बहुत बड़ा मुश्किल है फिर। बिल्कुल। तो ये है, कंटिन्यूटी सबसे ज़रूरी है। मैं सभी को यही कहना चाहूँगा कि लगातार प्रयासरत बने रहिए, और कोई सफलता कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। एक और चीज़, जैसे कि आप देखते हैं, आपने तो ठीक है, आपने पहले इस तरीके से पढ़ा होगा कि आप सभी परीक्षाओं में चयन कर पाएँ। आप आजकल उत्तराखंड में देखते हैं कि बहुत जल्दी बच्चे निराश भी हो जा रहे हैं, सिलेक्शन नहीं हो रहा है। उन छात्रों को आप किस तरीके से मोटिवेट रहे हैं? क्योंकि आपके लिए तो आसान था, अगर आप हासिल कर लेते तो आपको बड़ा मिलता, अगर नहीं भी कर पाते तो आपके पास एक जॉब ऑलरेडी थी। लेकिन जो यहाँ का छात्र है वो देखता है कि बहुत मुश्किलों से वो लड़ रहा है, चाहे फैमिली प्रेशर हो या इकोनॉमिकली प्रेशर हो, हर प्रेशर से वो टैकल कर रहा है। तो किस तरीके से वो अपने आप को मजबूत रखे कि वो चयन पा सके? देखिए मुकुल भाई, अभी जो हमारे साथ वाले ये जो बैच वाले हैं, कुछ बच्चे हैं जिनका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। जी जी। मैं उनको यही बताना चाहूँगा कि देखिए, जो होता है वो अच्छे के लिए होता है। देखिए, हमारे साथ वाला, हमारे बैच वाले अभी जितने भी गए सारे मुश्किल से, अगर स्नातक स्तरीय को हटा दे तो वहीं 4200 ग्रेड पे है। अच्छा। बाकी सारे 2800, 2400, 2000 ग्रेड पेपर है जी। और अभी देखो अभी आरओ के फॉर्म आने वाले हैं जी। अब उत्तराखंड एसआई का आने वाला है जी। उसमें 4600 या 4200 जो भी है, तो वो बहुत बढ़िया एक एडवांटेज है, क्योंकि जितना भी जो पढ़ने वाला जो बच्चा था वो कहीं ना कहीं लग गया। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे हमें भी उतना समय नहीं मिल पा रहा अभी, लेकिन जो अभी बने हुए हैं, जिन्होंने ऑफ सीजन तैयारी कर ली ना, मैं तो ये मानता हूँ, देखो पेपर जब सामने होते हैं तो हर बच्चा पढ़ता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। उस टाइम तुमने कितना भी अगर पढ़ लो वो मायने नहीं रखता, क्योंकि उस टाइम वो भी नहीं पढ़ रहा जिसको कुछ नहीं आता, ये हकीकत है। जिसने असल में अभी कोई पेपर आसपास नहीं है, अभी ऑफ सीजन है, जिसने इस टाइम पे मेहनत कर ली उसे कोई नहीं सिलेक्शन करने से रोक सकता। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल दूं कि आबकारी से पहले लॉकडाउन लगा था जी। तो लॉकडाउन के दौरान लगभग सारे बच्चे घर चले गए थे। मैं क्या था, मैंने थोड़ा सा ऐसा करा, मैं फरवरी में मैं पहले ही चला गया था। अच्छा। लेकिन जब वो बहुत सारे केस आ रहे थे तब मैं नीचे आ गया था। अच्छा, पढ़ने। मुझे पता था मेरे साथ के बच्चे तो जो थे यहाँ, विमलेश भाई और हो गया, राहुल नेगी हो गया, हिमांशु भाई हो गया, ये सब यहीं थे बने हुए। मुझे पता था कि मैं उसी टाइम गांव से मैंने झूठ बोला कि मेरा आरोग्य में निकल रखा और मैं मेंस की तैयारी करने जा रहा है। ठीक ठीक। हालांकि मैं कमरा रूम राम यहाँ से छोड़ दिया था मैंने देहरादून, बल्कि देहरादून में एक सनसाइन लाइब्रेरी में सोनू भाई है, उनके यहाँ हमने बिस्तर डाले और रात भर पढ़ाई करी उस लॉकडाउन में। और उसी लॉकडाउन में, वही लॉकडाउन मेरे लिए बहुत टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। उन 6-7 महीने में हमने ऐसे पढ़ा कि उसके बाद जितने भी पेपर हुए सारे निकले। तो मेन बात यही है कि ये मत देखो कि यार अभी ये परीक्षा आ गई, ये आगे फॉर्म कब आएंगे। देखो फॉर्म ने तो आना है, बिल्कुल सही। लेकिन तुम अपने आप तुम क्या कर रहे हो वो भी तो देखो। अभी ऑफ सीजन अभी देख रहा हूँ मैं, बहुत बच्चे डिमोटिवेट हो रखे कि यार ना कोई फॉर्म है, किस लिए पढ़े। अरे भाई, जब गांव से आ रखे तो हमारा मेन मोटिव क्या है, अभी पढ़ना है। सही बात। तो जिसने ऑफ टाइम पे, ऑफ सीजन में जिसने मेहनत कर ली वो निकलता है। प्रदीप भाई, जब आप पढ़ाई करते थे तो आपका मतलब तरीका क्या रहता था पढ़ने का? क्योंकि जॉब के दौरान में पॉसिबल नहीं हो पाता है कि सारी किताबों को पढ़ना। आप अमूमन देखते हैं लाइब्रेरियों में क्या होता है, लोग बहुत सारे, उनके पास टाइम होता है, 8-10 घंटे पढ़ना है, फिर घर जाकर पढ़ना है। तो आप जॉब के दौरान ऐसा क्या पढ़ते थे कि आपकी परीक्षाएं निकल जाती थी? देखिए मुकुल भाई, थोड़ा सा मैं बता दूं, हमने थोड़ा सा पहले ठीक ठाक से मेहनत कर रखी। अच्छा। जैसे उत्तराखंड के संदर्भ में मैं देखूं तो उत्तराखंड की लगभग जितनी भी किताबें हैं जो आयोग फॉलो करता है, जैसे अजय रावत होगी और राजेंद्र बलौंदी होगी, योगेश दसमाना होगी, यशवंत सिंह कटौच होगी, मेहरबान गुसाई, अनुराधा गुसाई होगी, डीडी शर्मा होगी, तो इन सभी के नोट्स बने हुए। अच्छा, नोट्स आपके पास? नोट्स मेरे पास बने हुए। जब भी कोई परीक्षा नज़दीक आती है तो देखो ऐसा होता है कि जो बेसिक चीज़ें हम ज़्यादा भूल जाते हैं, तो परीक्षा वाणी को हमेशा साथ लेके चलते हैं। परीक्षा वाणी पढ़ी और उसके बाद अपने नोट्स ये रिवाइज करे और फिर ऐसा लग जाता है कोई नहीं, 40 में से 35 तो मार ही देंगे। तो जीएस के लिए क्या प्रीफर? जीएस के लिए मैंने, वैसे तो परीक्षा वाणी पब्लिकेशन की अलग अलग जीएस की किताबें आती हैं। जैसे पॉलिटी की एक आती है, हिस्ट्री की उसमें 2 आती है, ज्योग्राफी 2 आती है, तो वो भी मैंने पढ़ी है।
बाकी बेसिक तौर पर लूसेंट ऑब्जेक्टिव, बाकी और हर सब्जेक्ट के अलग अलग घटना चक्र है, ये भी पढ़े हैं, तो इनके भी नोट्स बने हुए हैं जी। तो जब भी कुछ लगता है ऐसा तो बीच बीच में उनको रिवाइज मार लेते हैं। उत्तराखंड में करंट अफेयर का भी रोल रहता है बहुत ज़्यादा, या फिर यूकेएसएससी में तो कम रहता है, क्योंकि आपकी पटवारी परीक्षा लोक सेवा आयोग ने कराई थी, कनिसैक उन्होंने कराई थी, नया फॉरेस्ट गार्ड उन्होंने कराया था, कंप्यूटर का रोल भी रहता है, रीजनिंग का रोल भी, और उन चीज़ों को कैसे मैनेज करते थे? ये कंप्यूटर अगर तो यूकेपीएससी करा रहा जी, तो उनका फिक्स यूकेपीएससी और यूके ट्रिपल एससी का थोड़ा ये था मुकुल भाई कि यूके ट्रिपल एससी का क्या था, जो परीक्षा वाणी का जो पीछे वाला होता है वहीं से वो 2-3 क्वेश्चन वहीं से पूछते थे। अच्छा। और यूकेपीएससी का ये था कि वो विंसर को पकड़ते थे। हाँ बिल्कुल, विंसर वहाँ पर रामबाण है, बिल्कुल, तो विंसर से पढ़ लिया, बाकी यूट्यूब से आजकल के दौर में तो यूट्यूब सबसे बड़ा माध्यम है, तो यूट्यूब से कर लेते थे। बाकी कंप्यूटर मैं कंप्यूटर को ज़्यादा फोकस करता नहीं था, लेकिन हाँ इस बार जब लगा कि यार हर चीज़ें पढ़ के जानी, तो कंप्यूटर की पतली सी लूसेंट किताब है उसी से कवर कर लेता था और रीजनिंग भी कर लेते थे वैसे जी। तो हाल ही में आपका 5-6 परीक्षाओं में चयन हुआ है, तो किस तरफ आपका रुख बन रहा है कि मैं इसको ज्वाइन करूँगा? देखिए अभी तो मुकुल भाई मैं सोच रहा हूँ कि वीडियो ज्वाइन करूँ, सोच रहा हूँ कि देहरादून मिल जाए तो आगे की जो तैयारी है वो भी मैं जारी, मतलब SI में आप प्रॉपर कंपटीशन देने वाले हैं? अभी ऐसा तो खैर बोलना जल्दीबाजी रहेगा, पर देख रहा हूँ थोड़ा कि यूपीएससी की तरफ रुख करूँ। अच्छा, मतलब या आरओए रहो या लोअर पीसीएस के लिए। बिल्कुल बहुत देखिए आपके अंदर कैलिबर इतना है, क्योंकि दरअसल जॉब के दौरान बहुत आसान नहीं होता है चीज़ों को हासिल कर पाना। आपने पढ़ाई इस तरीके से करी। प्रदीप भाई, अंत में बात को समाप्ति की ओर ले जाएंगे। आप उत्तराखंड के उन छात्रों को क्या मैसेज देना चाहोगे, या उत्तराखंड ही नहीं हमारी वीडियो बाहर से भी देखी जा रही है, उन छात्रों को क्या मैसेज देना चाहोगे जो अभी तैयारी में नए आएंगे? क्योंकि जो पुराना छात्र है उसको अपनी गलतियों पर काम करना होगा, जैसा कि आपने बता दिया, आयोग के पैटर्न को पकड़ना होगा, परंतु एक नया छात्र है, आजकल हम देख रहे हैं ना, अब होता क्या है कि वो सोचता है कि एकदम से सिलेक्शन हो जाए, तो उस छात्र को आपका क्या मैसेज रहेगा कि किस तरीके से संयम बनाए और आने वाली सभी परीक्षाओं में अपना चयन करे? ये नए छात्रों को मुकुल भाई मैं यही संदेश देना चाहूँगा कि सबसे जरूरी होता है पेशेंस, धैर्य बहुत जरूरी होता है जी। अब नए बच्चा आता है, वो देखता है कि यार इनके 4-4, 5-5 एग्जाम निकले हैं या हर आदमी निकल रहा है साथ में, तो ऐसा भी नहीं होता ना कि हमने भाई उसके पीछे हमारी बहुत लंबी मेहनत है जी जी बिल्कुल, तो थोड़ा सा आपको धैर्य रखना पड़ता है। हाँ, जो भाई उस फील्ड में जिन्होंने वो चीज़ें अचीव करी है, आप उनसे मिलिए, उनका अनुभव देखिए और उनसे देखिए भाई सिलेबस के अकॉर्डिंग क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, बिल्कुल। और अपनी स्टडी करते रहे। और सबसे बड़ी बात है कंटिन्यूटी। देखिए ऐसा नहीं है, मैं देखता हूँ सब पहाड़ी क्षेत्र से आते हैं, तो हमारे यहाँ थोड़ा त्योहारों का बहुत बड़ा प्रचलन होता है, हर महीने कोई ना कोई त्योहार है, और किसी की बुआ की बेटी की शादी है, तो देखो वो चीज़ें तो आपको अवॉइड करनी पड़ेगी। तो बाकी ये है कि कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है, अगर आप सही मायने में सही दिशा में अगर आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पर आपका चयन हो जाएगा, और सही दिशा में अगर वो तैयारी करेंगे तो हो जाएगा। बाकी पुराने जो बच्चे हैं उनको मैं एक हरिवंश राय बच्चन जी की जो पंक्तियाँ हैं उनसे मैं उनको एक मैसेज देना चाहूँगा कि असफलता एक चुनौती है, उसे स्वीकार करो, जांचो परखो देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़ कर ना भागो तुम, कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो प्रदीप भाई, देखा आपने कितने हंसी मजाक के ये थे और इतने कामनेस की, मतलब मैं आज तक इतने ज़्यादा लोगों के साथ मैंने पॉडकास्ट किया, शायद मुझे जो सबसे रंगीन मिजाज के लगे वो प्रदीप भाई लगे। इनके साथ बातचीत कर बहुत अच्छा लगा। इसी तरीके से मैं चाहता हूं कि अगली बार जब यहाँ पर कोई गेस्ट बैठा हो तो आप में से ही कोई लोग हो, तो आपका एक काम है, जल्दी से वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे आपसे एक नए एपिसोड में एक नए टॉपर के साथ। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।